देखिए आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको जो है चार धातुओं के मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। मानक अपचयन विभव दिए गए हैं और उन मानक अपचयन विभवों को देख करके आपको इन चारों धातुओं की सक्रियता के बारे में बताना है कि कौन सी धातु ज्यादा सक्रिय है, कौन सी धातु कम सक्रिय है। तो आपको पता है कि मानक अपचयन विभव के आधार पर धातुओं की एक सक्रियता श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी देखो बेटा, सक्रियता श्रेणी क्या बताती है? सक्रियता श्रेणी ये बताती है कौन सी धातु ज्यादा सक्रिय है और कौन सी धातु कम सक्रिय है। सक्रियता श्रेणी को देख करके आप धातुओं की सक्रियता का क्रम बता सकते हो। तो सक्रियता श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है? देखो, सक्रियता श्रेणी बनाई गई है बेटा मानक अपचयन विभव के आधार पर। किस आधार पर? मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव या जिसको मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कहा जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो एक सिंपल सा तरीका तुमको बताता हूं धातुओं की सक्रियता देखने का। देखो यहाँ पे जिस धातु का जो मानक अपचयन विभव होगा, मानक अपचयन विभव, जिस धातु का मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? अधिक ऋणात्मक, यानी जितनी बड़ी वैल्यू माइनस में देखोगे अधिक ऋणात्मक, जितना अधिक ऋणात्मक वो धातु क्या होगी? उतनी अधिक सक्रिय। उतनी अधिक सक्रिय। बस खत्म खेल। यही इतनी बात चेक करोगे बस, ठीक है। जिस धातु का मानक अपचयन विभव ज्यादा माइनस में, वो ज्यादा सक्रिय, वो ज्यादा सक्रिय, और जिसका जो है पॉजिटिव में नजर आएगा वो कम सक्रिय। तो आ जाओ यहाँ पे सवाल पे, जल्दी बताओ। चार धातुएं हैं ए बी सी और डी। इन चारों के मानक अपचयन विभव का मान दिया गया है। बताओ कौन सी धातु का मानक अपचयन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक है? कौन सी वैल्यू माइनस में सबसे ज्यादा बड़ी है? जल्दी बोलो। -2.0। -2.0 तो सबसे बड़ा है। अब जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा बड़ा माइनस में होगा वो ज्यादा सक्रिय धातु होगी। जल्दी बोलो। तो बी वाली सबसे ज्यादा सक्रिय, और घटता हुआ क्रम बताना है, यानी सबसे ज्यादा सक्रिय कौन? बी। तो कौन से ऑप्शन में बी आगे है? खत्म सवाल। बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात? तो जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा माइनस में वो धातु ज्यादा सक्रिय, ज्यादा सक्रिय। तो बी की वैल्यू सबसे बड़ी माइनस में नजर आ रही है, -2.0। तो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा सक्रिय धातु हो जाएगी। अब ओके बाद बाकी मिलावट काम है नहीं, तो ओके बाद -0.76 ये हो जाएगी। उसके बाद कौन आएगा? फिर उसके बाद कौन छोटा है? जल्दी बोलो। ये आपका जो है 0.34, तो सबसे ज्यादा 0.15। तो एकदम करेक्ट है हमारा। मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो ना? माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। ज्यादा सक्रिय कौन? जो माइनस में बड़ी वैल्यू लेकर के बैठा हो। घटता ही क्रम तो है। जो धातु ज्यादा सक्रिय है, जो धातु ज्यादा सक्रिय, वो आगे देख रही है। ज्यादा सक्रिय कौन? अरे ज्यादा सक्रिय भी नहीं हो जाएगा, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी है। घटता क्रम मतलब का? ज्यादा सक्रिय आगे, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। इतना नहीं जानते हो घटता बढ़ता क्रम? तो आंसर नंबर बी सही है। आंसर नंबर बी। तो जिस धातु का मानक अपचयन विभव, जिस धातु का मानक अपचयन विभव ज्यादा ऋणात्मक होता है वो धातु ज्यादा सक्रिय होती है। अरे मैं तुमको धातु का नाम बता दूं तब तुम मान लोगे मेरी बात। ये देखो, खुद दिमाग लगाओ। 0.34 होता है बेटा कॉपर का। किसका होता है? कॉपर का। -0.76 होता है जिंक का। और सक्रियता श्रेणी में जिंक ऊपर आता है कि नहीं आता? बताओ। जिंक ज्यादा सक्रिय है। तो कहने का मतलब ऐसे नहीं चेक कर लो। देखो, जिंक ज्यादा सक्रिय, कॉपर कम सक्रिय। तो जिंक का मानक अपचयन विभव देख लो माइनस में आ रहा है। जिसका माइनस में, जिसका छोटा यानी, या जिसका माइनस में बड़ा, वो धातु ज्यादा सक्रिय। तो कहने का मतलब डी ज्यादा सक्रिय होगा सी से। तो ऐसा ऑप्शन चुन लो जिसमें डी आगे लिखा हो, सी पीछे लिखा हो। डी आगे लिखा हो, सी पीछे। देखो, डी आगे है, सी पीछे है, काम खत्म। यही सही, तब भी सही मिल रहा है हमें। बात समझ आई? जिसका मानक अपचयन विभव का मान कम होगा, सबसे कम होगा। सबसे कम कौन है? -2.0। यही तो सबसे कम है। या माइनस में बड़ा? अरे दो तरीके से कह सकते हो, या तो जिसका माइनस में बड़ा हो, या तो जिसका सबसे कम हो मानक अपचयन विभव का मान, वो धातु ज्यादा सक्रिय होती है। तो सबसे ज्यादा सक्रिय बी है। तो पहले ही ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन चेक कर लो जिसमें बी सबसे आगे लिखा हो। एक ही ऑप्शन है, दूसरा यही सही हो जाएगा, काम खत्म। जान गए? ये होती है
सक्रियता श्रेणी के आधार पर या मानक अपचयन विभव के आधार पर आप धातुओं की सक्रियता बताते हो। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे जब हम सक्रियता श्रेणी पढ़ रहे थे, तो एनसीईआरटी में 2-3 सवाल ऐसे दिए गए थे, करवाए गए थे आपको, उसी में से कोई एक सवाल दे दिया, एनसीईआरटी का ही उठा के दे दिया है। समझे बात को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले कि एक और करोगे ऐसा, एक और करोगे, एक और करोगे। चलो बताओ तो सक्रियता के क्रम में लगाओ, 4 धातुएं फिर देते हैं तुमको, ए बी सी एंड डी। ये लीजिए मानक अपचयन विभव प्लस 0.80 माइनस 0.76, उसके बाद ले लो तुम माइनस 0.34 और उसके बाद ले लो माइनस 2.36। चलो जल्दी बता दो ऑर्डर ABCD धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम बता दो जल्दी से, जल्दी बोलो। सबसे बड़ी माइनस में वैल्यू किसकी? डी वाले की, डी वाले की, डी वाले की माइनस 2.36, माइनस 2.36। तो जो माइनस में सबसे ज्यादा बड़ा नजर आएगा वो सबसे ज्यादा सक्रिय होगा, यानी सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होगा? डी। अरे ये दोनों माइनस वाले हैं ना, ये तीनों माइनस वाले हैं, तो पहले इनमें तुलना कर लो, ये तो बेचारा पीछे चला जाएगा, प्लस वाला है, तो माइनस में जो सबसे बड़ा हो सबसे आगे, तो डी सबसे आगे। अब बताओ ये माइनस में बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा, माइनस 0.76, फिर आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा सी और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? ए। डी बी, अरे सी है, डी बी सी। बात समझ में आई? बड़ा सिंपल है। तो जिसकी माइनस में वैल्यू ज्यादा बड़ी वो ज्यादा सक्रिय, सिंपल सी बात है। यानी सीधा सा ऐसे कर लो, जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम वो ज्यादा सक्रिय है। और सबसे कम देखना तो जानते हो ना, अरे इन चारों में बताओ सबसे छोटी संख्या कौन है? माइनस 2.36, माइनस 2. अरे माइनस में जितना बड़ा उतना छोटा होता है, तो ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। यानी यहाँ पे सक्रियता श्रेणी उल्टा चलता है, जो सबसे छोटा और सबसे खतरनाक, सबसे छोटा वो सबसे खतरनाक होता है, वो ज्यादा सक्रिय होता है। जितना ही मानक अपचयन विभव कम, उतना ही ज्यादा सक्रिय धातु, उतना ही ज्यादा सक्रिय धातु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, जान गए? चलो अगले पे आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है? 4 अभिक्रियाएं दी गई हैं और तुमसे पूछा है बताओ शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है? तो ये देखो पहचानना है तुमको, कहा शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभी बताते हैं तुमको। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया पहचानो। नंबर 1 ऑप्शन लिखो, क्या करें? ऑप्शन लिखो, सीधा मैं बता दो कौन है, चल लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है CH3 COO C2H5 C2H5 प्लस NaOH gives CH3 COONa प्लस में C2H5OH। दूसरा ऑप्शन है CH3 COOCH3 प्लस में H2O, एस्टर का जल अपघटन है, एसिटिक एसिड दे देगा तुमको, CH3 COOH प्लस में CH मेथनॉल CH3OH। तीसरा ऑप्शन है 2FeCl3 प्लस SnCl2 gives 2FeCl3 प्लस SnCl4। और चौथा ऑप्शन है तुम्हारा H2 प्लस में Cl2 gives 2HCl। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तुमसे पूछा एग्जामिनर ने शून्य कोटि की अभिक्रिया पहचानो। अब देखो, अब मैं तुमको यहीं पे क्लियर कर देता हूं, बिना लैब में प्रैक्टिकल करे ये बात नहीं बताई जा सकती है कौन सी अभिक्रिया किस कोटि की है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। बिना लैब में प्रयोग किए अभिक्रिया की कोटि पता नहीं लगाई जा सकती। तो लेकिन मैं तुमको एक आइडिया देता हूं। देखो आइडिया क्या है, आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर पहचाननी हो तो ऐसा रिएक्शन शून्य कोटि का रिएक्शन होता है जिसपे धूप का प्रयोग किया गया हो। इसका प्रयोग किया गया हो, धूप का प्रयोग किया गया हो। तो आप देखोगे हाइड्रोजन और क्लोरीन ये आपस में रिएक्ट करके HCl बनाते हैं, तो ये रिएक्शन शून्य कोटि का रिएक्शन होता है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते किसे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर जिसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। बताओ इसका अगर मैं वेग लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? वेग लिखने का तरीका जानते हो ना, dr/dt बराबर क्या? K r के पावर n। अरे यही तो वेग नियम कहता है हमारा। वेग नियम क्या है बेटा बताओ? वेग नियम
वेग नियम क्या है? मान लो एक रिएक्शन है जिसमें बन रहा है R से P, क्या बन रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। कोई एक अभिक्रिया हमने ली जिसमें R से P बन रहा है, तो इसका वेग कैसे लिखोगे? वेग लिखने का तरीका अभिकारक की सहायता से लिखोगे तो dr बटे dt, dr बटे, तो ये हो जाएगा वेग बराबर माइनस का dr बटे में dt बराबर में k r के पावर n। वेग नियम कहता है किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, यही तो है। तो ये वेग लिखने का तरीका अभिकारक की सहायता से लिखते हैं तो माइनस लगा देते हैं, याद है ना? तो माइनस का dr बटे dt बराबर k r के पावर n, जहां k वेग स्थिरांक है और अभिकारक की सांद्रता के ऊपर प्रयोगों के द्वारा एक घात लगाई जाती है जिसे स्मॉल n से दिखाया जाता है, यही होती है कोटि। क्या होती है? कोटि। अब देखो जैसे ये रिएक्शन दिया गया है नंबर 4 वाला, तो लैब में जाके प्रयोग करके देखने पर हमने ये पाया कि इस रिएक्शन का जो वेग था वो क्या निकल के आया। देखो इसका वेग कैसे लिखूंगा, H2 plus Cl2 gives 2HCl, 2HCl। अब इसका वेग लिखने के लिए या तो इस अभिकारक का प्रयोग कर लो, या तो इसका प्रयोग कर लो, या उत्पाद का प्रयोग कर लो। मान लो मैं H2 की सहायता से वेग लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, माइनस का dH2 बटे में dt और बराबर में k, और एक अभिकारक ये है दूसरा ये है, तो एक ब्रैकेट में लिख दोगे H2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दोगे Cl2। अब लैब में प्रयोग करने पर हमने ये पाया कि इस रिएक्शन में जब मैंने बर्तन में H2 को घटा बढ़ा के देखा, H2 की सांद्रता को कम ज्यादा करके देखा, तो वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी बर्तन में अगर मैं हाइड्रोजन को कम ज्यादा कर रहा था रिएक्शन के दौरान तो मेरा वेग प्रभावित नहीं हो रहा था। तो आप बोलोगे कि इस रिएक्शन का वेग H2 की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती है। और यही काम जब मैंने क्लोरीन के साथ किया तो क्लोरीन की भी मात्रा को कम ज्यादा करके देखने पर बर्तन में वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो क्लोरीन की भी सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती निकला। और आपको पता है किसी की भी पावर अगर शून्य हो तो वैल्यू 1 हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसका जो वेग निकल के आया वो क्या हुआ, माइनस का dH2 बटे में dt बराबर में k। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन करने पर परिवर्तित नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होता है। और ये चौथे नंबर वाली अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये मैंने तुमको बताया था, शून्य कोटि की अभिक्रिया में एग्जांपल लिखवाया भी गया तुमको कॉपी में, 3 ही 4 एनसीईआरटी में दिए हैं, वो चारों हमने लिखे थे, तो वो याद करने पड़ते हैं कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। या एक आइडिया तुमको मैंने बताया था, अगर किसी रिएक्शन में HNu का प्रयोग किया जाए, धूप का प्रयोग किया जाए, तो वो रिएक्शन जनरली शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। या कोई अपघटन अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक को गर्म किया जा रहा है, हीट दी जा रही है, तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। बात समझे? तो ये एक आइडिया हमें मिल जाता है इससे, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। बाकी ये शून्य कोटि की अभिक्रिया आपको एनसीईआरटी में उदाहरण में दे रखा है। तो नंबर 4 शून्य कोटि की क्यों है? क्योंकि इसका वेग ना तो हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रहा है ना तो क्लोरीन पे। वेग कैसे लिखा मैंने, तो इसका वेग इसके बराबर है, वेग स्थिरांक के बराबर है कि ना तो H2 की 0 पावर के समानुपाती, Cl2 की 0 पावर के समानुपाती, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो वेग स्थिरांक के बराबर। जान गए? तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया थी। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या इसका वेग किस पर निर्भर करता है, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है, जिसकी कोटि शून्य होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर प्रभावित नहीं होता है। और ये एक उदाहरण लिख दो, या ऐसे पूछ ले शून्य कोटि की अभिक्रिया के कोई 4 लक्षण लिखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो पहला लक्षण हो जाएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। दूसरा हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर परिवर्तित नहीं होता है। तीसरा हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होता है। चौथा हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड करती है। ये हम देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है, T½ बराबर R0/2K, R0/2K डेरिवेशन करवाया था तुमको। अर्धायु क्या होती है, वह समय अंतराल जिसमें कोई अभिक्रिया आधी खत्म हो जाए, आधी पूरी हो जाए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है, T½ बराबर R0/2K, 2K। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो चौथा विलक्षण हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का। जान गए? तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के 4 लक्षण लिखिए।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 लक्षण लिखिए। या शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग नियम क्या था बताओ तो, वेग नियम बोलो क्या था, बोलो। ln(RT) बराबर माइनस का kT प्लस ln(R0) ln(R) ये था बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ये तो था। अब माइनस के kT को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस का kT बराबर ln(R0) माइनस में ln(RT) माइनस के kT को जलाए तो प्लस का kT बन गया ना, तो kT बराबर ln(R0) माइनस ln(RT) शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण ये होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में सारी बात हो गई हमारे, जान गए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता में चेंज करने पर परिवर्तित नहीं होता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन। फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्लस नाइट्रिक एसिड पूरा देख लेते हैं। दो केस है, दो केस, कितना केस? फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने का दो केस, तो देखते हैं। मिटा दो जो आपको लगे नोट करने वाली थी नोट कर लिया करो। आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? बड़ा सिंपल है, फिनॉल प्लस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का नाइट्रीकरण पिक्रिक अम्ल, क्या बनेगा? पिक्रिक अम्ल। लेकिन दो केस है। अब देखो ऑप्शन देख के आप बताओगे ना। देखो कहा जा रहा है फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, और जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्लोरीटोन, दोनों मतलब नहीं है, मेथॉक्सीबेंजीन नहीं बनेगा, पिक्रिक अम्ल बेंजीन, ऑप्शन में पिक्रिक अम्ल है तो आंसर मार दोगे पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा फिनॉल का आइडिया देता हूं, फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया देखो, फिनॉल प्लस नाइट्रिक एसिड, कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल कैसे होगा? दो केस, कितना केस? देखो अगर मैं तुमको दे दूं फिनॉल, देखिए ध्यान से, अगर मैं तुमको दे देता हूं फिनॉल, रिंग के ऊपर क्या लगा देंगे? OH, क्या है फिनॉल, और फिनॉल में अगर बेटा मिला देते हो नाइट्रिक अम्ल और ये ले लेते हो तनु, कैसा ले लेते हो? तनु नाइट्रिक अम्ल, और साथ में एरो के ऊपर लेते हो H2SO4, H2SO4 नाइट्रिक आयन मिश्रण लोगे ना, देखो क्या होगा, फिनॉल का रिएक्शन अगर तनु नाइट्रिक अम्ल से कराओगे, पानी ना मिला हुआ तनु नाइट्रिक अम्ल हुआ है, तो ये दोनों अम्ल आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे NO2+। तो एक बार आपको पता है फिनॉल होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, क्योंकि लोन पेयर रिंग में उतार देगा, यहां उतारेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां भागेगा, यहां भागेगा, यहां भागेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर एक बार NO2 ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये देखो, तो एक बार यहाँ पे OH, एक बार NO2 यहाँ लग गया, और एक बार कहाँ लग जाएगा? पैरा पे। एक बार ऑर्थो पे लग गया, एक बार पैरा पे लग गया। तो ये केस है जब आप तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनॉल का नाइट्रीकरण करवाओगे, तो फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। लेकिन अगर तुम नाइट्रिक अम्ल ले लेते हो सांद्र, कैसा ले लो? सांद्र ले लोगे, तब ये मामला हो जाएगा। देखो ये फिनॉल OH और नाइट्रिक अम्ल कैसा? HNO3 सांद्र, HNO3 सांद्र ले लेना, नाइट्रिक अम्ल सांद्र, और साथ में H2SO4 कैसा? सांद्र। क्या होगा? ये दोनों फिर आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे NO2+। लेकिन नाइट्रिक अम्ल जब सांद्र है तो बहुत सारे NO2+ बनेंगे, इस बार बहुत ज्यादा वैलेंस में नाइट्रोनियम आयन बन जाएंगे। अब एक ही रिंग के सभी ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो जाके लग जाएगा, तो ये आपका कुछ ऐसी संरचना बनती हुई नजर आएगी। फिनॉल की एक ही रिंग पे तीन नाइट्रो कब लगेंगे? जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन होगा। एक NO2 यहां लगाओगे, एक NO2 यहां लगाओगे, एक NO2 यहां लगाओगे, और ये इसी को बोलेंगे पिक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे? पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल। ठीक, तो फिनॉल का नाइट्रीकरण करने पर अगर ऑप्शन में पिक्रिक अम्ल दिख रहा था, यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गलत है, इसको देना चाहिए फिनॉल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है? पिक्रिक अम्ल।
अगर तनु जोड़ दूंगा मैं फिनॉल को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है? तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। बताओ क्लियर है फिनॉल का मामला? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कहा जा रहा है कि एमाइड से एमीन बनाना है। एमाइड से एमीन बनाने के लिए क्या लिया जाता है, ये पूछा जा रहा है तुमसे, बताओगे मुझे जल्दी? एमाइड से एमीन कैसे बनाओगे भाई? एमाइड से एमीन, देखो एमाइड से एमीन बनानी है। एमाइड से, आवाज बंद कर लो, शांति से देखना। एमाइड से एमीन बनाने में कौन सा विकर्मक यूज करते हैं? ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है Br2KOH, Br2KOH, दूसरा ऑप्शन है K2Cr2O7, H2SO4 यानी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है। थर्ड ऑप्शन आपका है HCl एंड ZnCl2, याद है ल्यूकॉस रेजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक। ये तो भाई वो है ल्यूकॉस रेजेंट, तो क्या है? अल्कोहल का ल्यूकॉस परीक्षण करने के लिए यूज किया जाता है। चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलेगा मुझे कोई एमाइड से एमीन बनाने के लिए कौन सा रेजेंट यूज करते हैं? बोलो, याद है? पहले दिखा दूं तुमको, बनाना ये है, देखो कुछ आइडिया याद आया कुछ? एमाइड क्या है? RCONH2, RCONH2 एमाइड। एमाइड, एमाइड से तुम जाओगे एमीन पे, एमीन मतलब RNH2, RNH2। बोलो जल्दी बोलो, क्या लेंगे, क्या लेंगे जल्दी? अरे ये लेंगे नंबर 1, हॉफमैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन। नाम ही है रिएक्शन का, हॉफमैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमीन लेकर के एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन से होगा और रिएक्शन करवाने के लिए लेंगे KOH, हॉफमैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया, HBD रिएक्शन। HBD क्या है? HBD, हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अपघटन अभिक्रिया, जिसमें एमाइड से एमीन बनती है। एमाइड से एमीन, तो आंसर क्या हो जाएगा? समझे बात को? अभी एमीन में पढ़े हो कुछ दिन पहले ही, तो कभी भी तुमको एमाइड से एमीन पे जाना हो, एमाइड से एमीन पे जाना हो तो क्या कराओगे? आप एमाइड का अपघटन कराओगे, ब्रोमीन ले लोगे। इसका मैकेनिज्म मैंने बता रखा है पूरा। ब्रोमीन ले लेंगे, 4 KOH शायद यूज होते हैं इसमें, तो एमाइड ले लेंगे, ब्रोमीन ले लेंगे, KOH के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो RNH2 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगी। कितने डिग्री एमीन बनेगी? 1 डिग्री एमीन। तो ये है आपका क्या, क्या है ये? HBD रिएक्शन था, HBD, एमाइड से एमीन, हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अपघटन, हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अपघटन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन विटामिन से पूछ लिया है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है भाई? बता दो जल्दी से। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन विटामिन B1, विटामिन B1, B1 की B2, B2 सॉरी, B1 तो थायमिन है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। अरे विटामिन बी याद है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B इतना था, विटामिन B7 भी था क्या? 1 3 5 6, विटामिन B12 था, B12 था, B1 थायमीन, थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन बोलो जल्दी, विटामिन B3 नियासिन, 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 विटामिन B5 पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटाथेनिक अम्ल। अगला बोलो क्या था? विटामिन B6 पायरिटॉक्सिन, पायरिटॉक्सिन। विटामिन B12 बोलो, साइनोकोबालामिन था ये भाई, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, 12 भी तो लिखा है, दिखाता हूं मैं। विटामिन B11, विटामिन B11 था फॉलिक एसिड, फॉलिक, विटामिन B9 था ना, 9 फॉलिक अम्ल था, क्या था? विटामिन B9 फॉलिक एसिड। ये विटामिन बी के प्रकार, विटामिन बी के प्रकार। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से अंगघात और के की कमी से रक्त नहीं जमता।
एनीमिया नहीं, वो हीमोफीलिया, 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 विटामिन के हीमोफीलिया। क्लियर? चलिए, तो ये विटामिन बी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, विटामिन B2। विटामिन के बारे में जानते हो, जटिल कार्बनिक अणु हैं जो ऊर्जा तो नहीं देते लेकिन रोगों से रक्षा करने में काम आते हैं। और 6 प्रकार के विटामिन थे, ए बी सी डी ई के। जल्दी बोलो, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, के ई डी ए। कीड़ा जल में नहीं घुलता तो वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। कीड़ा याद है ना, कीड़ा जल में नहीं घुलता तो वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। और बचा कौन? बी सी, जल में घुलनशील, जल में खत्म। विटामिन हो गया, विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया। चलो, तो ये कुछ क्लियर हुई बातें। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दो। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर आगे कल कंटिन्यू करते हैं। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। जल्दी बोलो, राउल्ट का नियम, जल्दी बोल दो। वाष्प दाब से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। राउल्ट का नियम वाष्प दाब से रिलेटेड है, तो उसके बारे में देखते हैं। इसको मिटाऊं मैं? मिटाऊं? राउल्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा मिटा दो। राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं? राउल्ट देखो, क्या कहते हैं? देखो, आप जानते हो कि जो आपका कोई भी जो लिक्विड होता है उसकी वाष्प बनती रहती है। जैसे मान लो बेटा, मेरे पास क्या है? एक बर्तन है, एक बर्तन में मैंने भर रखा है एक लिक्विड, जिसको मैं बोलूंगा ए। क्या बोलूंगा? मान लो इसमें भरा हुआ है द्रव ए, और एक दूसरा बर्तन है जिसमें मैंने एक लिक्विड और भर रखा है, जिसको मैं क्या बोलूंगा? द्रव बी। आप जानते हैं अगर मैं इनको करूंगा हीट, क्या करूंगा? अगर मैं किसी बर्तन में लिक्विड को भर के हीट करूं तो बताओ बेटा, इनकी भाप बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ, भाप बनेगी। हमने देखा ना, जैसे द्रव जो होता है उसमें वाष्प बनाने का गुण पाया जाता है। जैसे पानी को एक बर्तन में लेकर के जब आप हीट करते हो तो क्या होता है? बोलो, वाष्प बनती है ना पानी की। अगर बर्तन खुला है, अगर तुम द्रव को खुले मुंह के बर्तन में गर्म करते हो, क्या होगा? वाष्प, भाप बनेगी और वातावरण में फैल जाएगी, फ्री हो जाएगी। जो वेपर्स होंगे, जो वाष्प बनेगी, एस्केप कर जाएगी, फ्री हो जाएगी, वातावरण में चली जाएगी। लेकिन अगर बर्तन है बंद, बर्तन का है बंद है, तो बंद बर्तन में अगर तुम द्रव को गर्म करोगे तो अब भाप बनेगी, लेकिन भाप बाहर नहीं निकल पाएगी। अब ये भाप बर्तन की दीवार पर टक्कर मारेगी कि नहीं मारेगी? बताओ, टक्कर मारेगी ना। और वही टक्कर जो द्रव भाप अवस्था में, वाष्प अवस्था में बर्तन की दीवार पर मारेगा, वही कहलाएगा वाष्प दाब। क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। तो वाष्प दाब क्या होगा बेटा? वाष्प दाब का मतलब होता है किसी द्रव द्वारा वाष्प अवस्था में विलयन की दीवार, पात्र की दीवार पर, पात्र मतलब बर्तन, किसी द्रव द्वारा भाप अवस्था में या वाष्प अवस्था में पात्र की दीवार पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जैसे एक बंद बर्तन में अगर हम जल को गर्म करते हैं तो जल की वाष्प बनती है, और जल जब वाष्प बनाता है तो जल के कण टक्कर मारते हैं बर्तन की दीवार पे। तो उस टक्कर को, उस प्रेशर को, जो टक्कर मार रहा है जल का कण बर्तन की दीवार पर, उसे बोला जाता है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। लेकिन अगर बर्तन खुला हो तो वेपर प्रेशर की बात नहीं होती। वेपर प्रेशर की बात केवल बंद बर्तन के लिए मान्य है, क्योंकि बर्तन जब खुला रहेगा तो कहां टक्कर होगी? तो भाप फैल जाएगी वातावरण में। लेकिन बर्तन बंद है तो पानी का बंद बर्तन में गर्म करो तो पानी भाप बन के टकराएगा, जाकर के बर्तन की दीवार पे धक्का मारेगा, और वही दाब है वाष्प दाब। वही क्या है? देखो, राउल्ट ने क्या बताया? राउल्ट ने बताया कि मान लो एक द्रव ए है, अब इसमें कुछ और नहीं मिलाया मैंने, ये शुद्ध द्रव ए है, तो इसके वाष्प दाब को बोलेंगे P नॉट ऑफ ए। कभी भी ऊपर नॉट लगा दो तो शुद्ध, P मतलब प्रेशर, A मतलब
घटक ए, यानी पी नॉट ऑफ ए क्या है, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। इसी तरह अगर एक बर्तन में बी भरा हुआ है और कुछ नहीं है, केवल द्रव बी भरा हुआ है, तो होगा क्या, इसको गर्म करने पे इसकी भी तो वाष्प बनेगी, तो इसके वाष्प दाब को बोलेंगे पी नॉट ऑफ बी। अब राउल्ट ने कहा बताया कि अगर मैं ए और बी को मिक्स कर दूं, जैसे अगर बर्तन में अकेला ए है तो ए के द्वारा जो बर्तन पे दाब लगाया जाएगा वो होगा पी नॉट ऑफ ए, और अगर बर्तन में केवल बी है तो बी के द्वारा बर्तन पे जो दाब लगाया जाएगा वो क्या होगा बेटा, पी नॉट ऑफ बी। लेकिन अगर ए और बी को मिक्स करके विलयन बना दूं, ए और बी को मिक्स करके क्या बना दूं, विलयन बना दूं, दो द्रव एक में मिक्स कर दूं, समांगी मिश्रण बना दूं, तो इस बर्तन में बताओ ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ए के कण भी आ जाएंगे और बी के कण भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बोलो। जब ए और बी को मिक्स करोगे तो ए के कण भी आ जाएंगे बर्तन में, बी के कण भी आ जाएंगे, और गर्म करने में बताओ दोनों की भाप बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो, दोनों की भाप बनेगी ना। अब बताओ इस बर्तन पे जो वाष्प दाब होगा वो ए और बी दोनों के कारण होगा कि नहीं होगा। अब जब गर्म करोगे बेटा, जब गर्म करोगे इसको नीचे से आग पे गर्म करोगे तो ए भी उड़ेगा और बी भी उड़ेगा। अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया है और दोनों वाष्पशील द्रव है, तो ए की भी भाप बनेगी और बी की भी भाप बनेगी, तो क्या होगा, अब इस बर्तन की दीवार पे ए भी टक्कर मारेगा और बी भी टक्कर मारेगा। तो राउल्ट ने यहाँ पे अपना नियम दिया कि जब दो अलग अलग द्रवों को एक में मिला दिया जाता है तो विलयन बन जाता है। विलयन अवस्था में अब ए बर्तन पे जो दाब लगाएगा वो अब उसको पी नॉट ऑफ ए नहीं बोलेंगे, क्योंकि ए में अब बी मिक्स हो गया है। क्या ए अकेला है, क्या इस बर्तन में ए अकेला है, ए में बी मिक्स हो गया कि नहीं हो गया। अब ए के वाष्प दाब को बोलेंगे क्या, पीए, क्या बोलेंगे, पीए, और बी के वाष्प दाब को बोलेंगे पीबी, क्योंकि जब ये बर्तन में अकेले अकेले थे तो ये शुद्ध अवस्था में थे, तब ए के वाष्प दाब को बोला पी नॉट ऑफ ए और बी के वाष्प दाब को बोला पी नॉट ऑफ बी। लेकिन जब ए और बी एक में मिक्स होकर के विलयन बन गया तो अब विलयन अवस्था में ए के वाष्प दाब को पीए बोलेंगे और बी के वाष्प दाब को पीबी बोलेंगे। और अब ये बताओ, अब इस बर्तन में ए और बी दोनों आ गए, अब किसके द्वारा बर्तन पे ज्यादा धक्का मारा जाएगा, कौन बर्तन पे ज्यादा दाब लगा पाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका कण ज्यादा है। ए अगर बर्तन में ज्यादा हुआ तो ए ज्यादा उड़ेगा, ज्यादा टक्कर मारेगा, और अगर बर्तन में बी ज्यादा हुआ तो बी ज्यादा उड़ेगा, वो ज्यादा टक्कर मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा। अगर दोनों बराबर हुए तो बराबर टक्कर मारेंगे, और क्या, क्योंकि ये भी तो अणुसंख्य गुणधर्म है। कैसा गुणधर्म है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आगे अणुसंख्य गुणधर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बताओ, अगर बर्तन में ए ज्यादा हुआ तो ए के द्वारा दाब ज्यादा लगाया जाएगा, और अगर बी ज्यादा हुआ तो बी के द्वारा दाब ज्यादा लगाया जाएगा। और ज्यादा और कम का मतलब मोल प्रभाव। अगर इस बर्तन में जिसमें तुमने ए और बी भरा है, अगर इसमें ए का हिस्सा ज्यादा हुआ तो ए का वाष्प दाब ज्यादा होगा, और अगर बी का हिस्सा ज्यादा हुआ तो बी का वाष्प दाब ज्यादा होगा। अब जब ए और बी एक में मिक्स हुए तो ए कितना दाब लगाएगा और बी कितना दाब बर्तन पे लगाएगा, ये ए और बी के मोल प्रभाव पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, यानी PA is directly proportional to zeta A and PB is directly proportional to zeta B। zeta B यही है राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ। यानी विलयन के अंदर किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। मान लिया एक विलयन में दो घटक A और B है, A और B है, तो विलयन अवस्था में A के द्वारा बर्तन पर लगाया गया वाष्प दाब PA A के मोल प्रभाव के समानुपाती होगा और PB B के मोल प्रभाव के समानुपाती होगा। इसी को बोला जाता है राउल्ट्स लॉ। क्या बोला जाता है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स बात समझ आई। तो यही पूछा गया था, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। तो राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन अवस्था में किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। यानी दो अलग अलग द्रवों को मिक्स करके जब हम विलयन बनाते हैं तो उस विलयन में एक प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। माना दो विलयन दो द्रव ए और बी है, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब पी नॉट ऑफ ए है, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब पी नॉट ऑफ बी है। ए और बी को आपस में मिलाने पर बने मिश्रण में ए का वाष्प दाब पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीटा ए और पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीटा बी। यही राउल्ट का नियम है। यानी ए और बी जब मिक्स हुए तो ए का वाष्प दाब ए के मोल प्रभाव पे डिपेंड करेगा और बी का वाष्प दाब बी के मोल प्रभाव पे डिपेंड करेगा। यही राउल्ट का लॉ है। यही क्या है, राउल्ट का लॉ।
ठीक है। तो इसी को आगे अगर हमने देखा था डेराइव करके, तो ये जो फॉर्मूला आता है वो पी ए बराबर आता है पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए, और दूसरा आता है पी बी बराबर आता है पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। ये कैसे निकालते हैं, जब आप मान लोगे बर्तन में ए बहुत ज्यादा है, बी ना के बराबर है, तो जीटा ए जो होगा, इस जीटा ए को हम एक मान लेंगे, एक मान लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है जब जीटा ए को तुम एक मान लोगे तो क्या होगा, एक मानने के बाद ये इसको मैं तो शुद्ध ए बोल दूंगा ना, शुद्ध ए, इसको तो शुद्ध ए बोल दूंगा, तो इसीलिए तो जीटा ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ऑफ जीटा ए एक हो जाएगा और पी ए पी नॉट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से मान लेंगे बर्तन में केवल बी ही बी मौजूद है, बी ही बी मौजूद है, जीटा बी को एक मान लूंगा, क्योंकि ए और बी दोनों का मोल प्रभाग मिला के क्या होगा एक, और जब बर्तन में केवल बी होगा तो जीटा बी हो जाएगा एक, और उस स्थिति में पी नॉट ऑफ बी और पी बी बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज है, तो ये फॉर्मूला आता है कहां से, जब हम एक बार मान लेते हैं कि बर्तन में केवल ए है, तो ये पी ए बराबर पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए हो जाएगा, और पी बी बराबर हो जाएगा पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा ए। यही है राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, और यही हम फॉर्मूले न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। आपको दो वाष्पशील द्रव अगर दे दिए जाए और कहा जाए मान लो एक द्रव है बेंजीन, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कुछ और दे दिया जाए, एक टॉलिन दे दी जाए, उसका वाष्प दाब कुछ और दे दिया जाए शुद्ध अवस्था में, और फिर कहा जाए कि बेंजीन और टॉलिन को मिला करके बने मिश्रण का वाष्प दाब निकालिए, तो आप आराम से निकाल लोगे। तो पहले क्या करोगे, विलयन अवस्था में घटक ए का निकाल लोगे, फिर बी का निकाल लोगे, और पी टोटल फिर निकाल लोगे। पी टोटल वाष्प दाब कैसे आएगा, पी टोटल बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। पी ए को अलग निकाल लोगे, पी बी को अलग निकाल लोगे, और दोनों को जोड़ दोगे तो पी टोटल आ जाएगा निकल के, पूरे विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। ठीक, तो इससे रिलेटेड सवाल भी हमने किए थे, या आएगा आगे कहीं तो वहां पे देख लेंगे इसको। तो राउल्ट का नियम क्लियर हो गया। आपसे पूछा राउल्ट के नियम की सीमा, जल्दी बोलो राउल्ट के नियम की सीमा क्या है, बताओ जल्दी। और नहीं गलत बात है, वाष्पशील द्रव के लिए लागू होता है, गलत है, क्योंकि हम देखेंगे जब हम एक द्रव ए वाष्पशील ले लेंगे और दूसरा अवाष्पशील ले लेंगे, तब जो है तब भी राउल्ट का नियम लगेगा, तब केवल वाष्प दाब ए के कारण होगा। मान लो बी अवाष्पशील है और ए वाष्पशील है, तो ए और बी जब एक में मिक्स होंगे तो बी तो उड़ेगा नहीं, तो ए को भी उड़ने से रोकेगा, तो ऐसी स्थिति में भी वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ही निकाला जाएगा। तो राउल्ट का नियम जो होता है वो केवल आदर्श विलयनों के लिए मान्य होता है। आदर्श विलयन, कैसे विलयन, आदर्श विलयन, दो प्रकार के विलयन होते हैं, एक आदर्श और एक अनादर्श विलयन। ऐसे विलयन जो प्रत्येक परिस्थिति में राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन के लिए कहा जाता है जब प्रयोगों के द्वारा निकाला गया वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निकाले गए वाष्प दाब के बराबर आ जाए, तो ऐसा विलयन कहलाता है आदर्श विलयन। क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। पूछा जाता है आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करें। और राउल्ट के नियम का पालन करने का मतलब क्या है कि यदि नहीं तो कैलकुलेट करके वाष्प दाब निकालो, फॉर्मूला लगाओ करके, उसके बाद लैब में जाकर के प्रैक्टिकल करके वाष्प दाब निकालो। तो अगर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर यानी गणना करके निकाला गया वाष्प दाब प्रयोग करके निकाले गए वाष्प दाब के बराबर आ जाए, राउल्ट के नियम से निकाला गया वाष्प दाब और लैब में प्रयोग करके निकाला गया वाष्प दाब दोनों बराबर आ जाए, तो ऐसा विलयन कहलाएगा आदर्श विलयन, और वो राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा, समझे। और दूसरा होता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, तो अनादर्श विलयन वे होते हैं जिनमें राउल्ट के नियम से जब वाष्प दाब निकालोगे तो कुछ और आएगा, और अगर आप जो है लैब में जाकर के निकालोगे तो कुछ और आएगा, दोनों सेम नहीं आएगा, तो ऐसा विलयन कहलाता है अनादर्श। और अनादर्श विलयन दो प्रकार का विचलन दर्शाता है राउल्ट के नियम से, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निकाले गए वाष्प दाब से ज्यादा आ जाए प्रयोग के द्वारा निकालने में, अगर राउल्ट के नियम से वाष्प दाब आपने निकाला तो पता चला आएगा 10 एटीएम, 10 एटीएम आएगा, और लैब में प्रयोग करके जब तुमने निकाला तो पता चला 8 एटीएम। कितना 8 एटीएम। तो राउल्ट के नियम से निकालने में कितना आया, 10 एटीएम आया था, लेकिन जब तुमने प्रयोग करके निकाला, प्रैक्टिकल करके निकाला तो कितना आया, 8 एटीएम। तो बताओ ज्यादा आया कि कम आया, कम आया ना। तो जब राउल्ट के नियम से वाष्प दाब निकालने में ज्यादा आए और प्रयोग करके निकालने में कम आए, तो ऐसा विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। कैसा विचलन, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, और इसको अनादर्श विलयन बोलेंगे। और दूसरा केस का है राउल्ट के नियम से निकालने, मान लो धारा 5 एटीएम, 5 एटीएम आया राउल्ट के नियम से वाष्प दाब निकालने पे, और जब लैब में तुमने निकाला तो आया 10 एटीएम। कितना आया,
प्रैक्टिकल करके निकालने पे आया 10 एटीएम, तो बताओ राउल्ट के नियम से कम आया और प्रैक्टिकल करके निकालने पे ज्यादा आया। तो ऐसा विलयन राउल्ट के नियम से दर्शाएगा धनात्मक विचलन। क्या दर्शाएगा? तो ये होता है राउल्ट के नियम का पूरा खेल। तो राउल्ट का नियम वाष्प दाब से रिलेटेड होता है, जो कहता है कि विलयन अवस्था में किसी एक घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और फिर राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर मान्य होता है। राउल्ट का नियम किस पे लागू होता है? आदर्श विलयन पे। आदर्श विलयन जो प्रत्येक परिस्थिति में राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। और अनादर्श विलयन दो प्रकार के, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। इस तरह से है ये राउल्ट का नियम हमारा कंप्लीट है। चलो आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं।